यार बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सीरीज में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि लेंज लॉ की मदद से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं। तो आज का हमारा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक लूप है और इस लूप में एक हम मैग्नेट गिरा रहे हैं, ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है। एक मैग्नेट हम लोग गिरा रहे हैं, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम इस मैग्नेट को एकदम छोड़ दिए फ्रीली, ये जो है इस लूप के अंदर से होते हुए नीचे गिरेगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल जी से ज़्यादा होगा कि कम होगा कि स्मॉल जी के बराबर होगा। तो अगर हम इसको रिलीज कर दें इस लूप के अंदर से पास करने के लिए, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या इसका एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल जी के बराबर होगा या फिर स्मॉल जी से कम होगा या फिर स्मॉल जी से ज़्यादा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब अगर ये लूप नहीं होता, तो ये फ्रीली स्मॉल जी एक्सेलरेशन से गिर जाता। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर एक लूप है और उसके अंदर से इसको पास करना है। तो जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आएगा वैसे वैसे इसका फ्लक्स बढ़ेगा। तो लेंज लॉ ये कहता है कि लूप में करंट इस तरह से फ्लो करता है कि वो उस काज को अपोज करे जिसकी वजह से वो करंट जनरेट हुआ है। तो ये करंट क्यों इसमें जनरेट होगा? क्योंकि इसका फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो करने लगेगा और वो करंट इसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या है? इसको नीचे आने से रोकेगा, क्योंकि इस मैग्नेट के नीचे आने की वजह से ही इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अब लेंज लॉ ये कहता है कि जो करंट फ्लो करता है, मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होता है, वो उस काज को हमेशा अपोज करता है। काज मतलब जिसकी वजह से वो करंट पैदा हुआ है। तो ये करंट जो है इस काज को अपोज करेगा। काज क्या है? मैग्नेट का नीचे आना। तो ये नीचे आने को अपोज करेगा, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और जब इस मैग्नेट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन स्मॉल जी। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में पूछ रहा है कि डी फाई बाई डी टी, फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डी फाई बाई डी टी? तो अब डायमेंशन निकालना है। देखिए सोल्यूशन बड़ा ही आसान है। हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मतलब डी फाई बाई डी टी किसको बताता है? वोल्टेज को बताता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वोल्टेज हो गया। और वोल्टेज का अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। तो W अपान में Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? I इंटू टी, मतलब करेंट इंटू टाइम। Q इज इक्वल टू आई टी। अब अगर हम लोग वोल्टेज का डायमेंशन निकालेंगे, मतलब EMF का डायमेंशन निकालेंगे या वोल्टेज का डायमेंशन निकालेंगे, एक ही मतलब है। तो वर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml स्क्वायर टी पावर माइनस टू, और डिवाइड बाई करंट का डायमेंशन A और टाइम का डायमेंशन T। तो बस इनको आपस में मिला दीजिए और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ml स्क्वायर A पावर माइनस वन टी पावर माइनस थ्री। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका? EMF का डायमेंशन हो गया। अब आइए पढ़ते हैं कि मोशनल EMF क्या होता है। तो मोशनल EMF का मतलब है कि मोशन की वजह से जो EMF जनरेट हो उसे हम लोग कहेंगे मोशनल EMF। तो मोशनल EMF सीखने के लिए हम लोग इस तरह का एक वायर ले लेते हैं, मतलब वायर को मोड़ करके इस तरह का एक रेल बना लेंगे। और इस वायर के प्लेन को, ये जो प्लेन बना हुआ है, इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लेते हैं, आप बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिए, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है। इसके ऊपर एक हम वायर और रख देते हैं, केवल आपको इसके ऊपर रखना है जिससे कि हम इस वायर को आगे पीछे फ्रीली मूव करा सकें। और ये जो फ्रेम है, ये हमारा मान लीजिए फ्रेम का हम नाम रख देते हैं ABCD, स्मॉल में ABCD हमारा फ्रेम है। और यहाँ पर स्मॉल E और स्मॉल f क्या है? इस वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वायर का जो लेंथ है वो L है, L लेंथ का वायर है।
और हम मान लीजिए कि इस वायर को एक कांस्टेंट स्पीड v से आगे की तरफ घुमाना चाहते हैं। आगे की तरफ हम इसके ऊपर रख करके इसको धीरे 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 v की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड v से हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये v क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो अभी इस समय जो है x है। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड v से धीरे धीरे आगे जाएगा इसके ऊपर फिसलते हुए, तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी, और x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये जो लूप बन रहा है AEFB, ये जो लूप बन रहा है इसका एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इस लूप में एक करंट फ्लो करने लगेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि एरिया ऑफ लूप क्या होगा। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ लूप लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, तो x इंटू एल हो गया। x के वेरिएबल होने की वजह से एरिया वेरिएबल है। तो अब आइए, फ्लक्स थ्रू द लूप, तो फ्लक्स थ्रू द लूप क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द लूप 5 इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कास 0। तो 5 इज इक्वल टू बी इंटू एरिया क्या हो गया, एल इंटू एक्स, कास 0 की वैल्यू 1। तो इसका मतलब फाई कितना आ गया, बी एल एक्स। तो सवाल यह है कि क्या फाई वेरिएबल है, क्योंकि जब तक फाई वेरिएबल नहीं होगा तब तक उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। तो आंसर होगा कि फाई वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये वायर आगे खिसकता जाएगा वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड में डी फाई बाई डी टी। अगर हमको ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी और एल बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा। और डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है, तो बी एल वी। तो ये हो गया हमारा मोशनल ईएमएफ का फार्मूला। मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू उस कंडक्टर का लेंथ जो कि मूव कर रहा है। कौन सा कंडक्टर, ये जो एल लेंथ का कंडक्टर है ये मूव कर रहा है, और इसके मूव करने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू कंडक्टर का लेंथ इंटू वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिससे कि वो आगे बढ़ रहा था। अच्छा, अब अगर हम लोग मान लें कि ये जो फ्रेम हम लोग लिए हैं, इस फ्रेम का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, और जो वायर ईएफ है इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इस लूप का हमेशा रेजिस्टेंस कैपिटल आर ही होगा, क्योंकि इतने पार्ट का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, केवल इस वायर का हम रेजिस्टेंस कैपिटल आर ले रहे हैं। तो इस पूरे लूप का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और जब हम लूप का रेजिस्टेंस पता कर लिए तो हम उसमें करंट भी लिख सकते हैं। तो आइए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो इसमें नोट हम कर लेते हैं वो बात, लेट कैपिटल आर बी द resistance of wire EF and let resistance of frame is very small। तो वेरी स्मॉल का मतलब यहाँ पर नेग्लिजिबल है। देन करेंट इन द लूप, तो भाई करंट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि तो करंट आई इज इक्वल टू को हो जाएगा ईएमएफ अपान में रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना आया है, बी एल वी और डिवाइड बाई कैपिटल आर। तो हम लोग क्या किए, करंट भी निकाल लिए। अच्छा, जो डायग्राम है उसको हम एक बार यहाँ पर भी बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, बार बार पेज पलटना पड़ेगा हमको। तो हम ये डायग्राम यहाँ पर भी एक ठो दिखा लेते हैं। देखिए, इसी तरह का हमारा डायग्राम था जिसमें कि हम इस तरह का फ्रेम लिए हुए थे, और इस फ्रेम को हम आगे की तरफ v की स्पीड से चला रहे थे, और इसमें अब
करंट आई फ्लो कर रहा है। अब सवाल यह है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग लेंज लॉ से निकालेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, लेंज लॉ से करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले ये सोचना पड़ता है कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रेम का एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो हम लोग फ्लक्स को घटाएंगे, और फ्लक्स को घटाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं वो किधर की तरफ लेना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से लेना है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, ऊपर की ओर हो जाए। तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज होना जरूरी है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो गया वो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब हम लेंज लॉ की मदद से करंट का डायरेक्शन निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है। अब ये देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एल लेंथ का है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है, इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगा। तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक करते हैं तो इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन आता है वो पीछे की तरफ आता है, इस तरह से करंट का डायरेक्शन आता है। तो इसका मतलब अगर अब हम इस वायर पर लगने वाले फोर्स को भी नोट कर लें तो देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर EF, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू IBL साइन 90। IBL साइन थीटा होता है तो IBL साइन 90। तो F इज इक्वल टू आई की वैल्यू रख दिया जाए BLV/R इंटू B इंटू L साइन 91। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V/R। हो गया, फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया। अब देखिए दिक्कत क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखना चाहते थे, हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, इस स्पीड को अब कम करने लगेगा। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि स्पीड कम न हो, स्पीड कांस्टेंट बनी रहे, तो स्पीड कांस्टेंट बने रहने के लिए नेट फोर्स का जीरो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब इस वायर पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तब जाकर के स्पीड कांस्टेंट होगी। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इतना ही फोर्स किधर की तरफ लगाना पड़ेगा, आगे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो बाहर से पावर कितना देना पड़ेगा कि स्पीड कांस्टेंट रहे। नाउ एक्सटर्नल पावर फॉर कांस्टेंट स्पीड अब अगर आप चाहते हैं कि स्पीड कांस्टेंट रहे तो बाहर से कितना एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। तो पावर P इज इक्वल टू हो जाता है F इंटू वी। ये फार्मूला तब लगाना चाहिए जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बस F की वैल्यू रख दीजिए B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V/R, और साथ में इंटू किसका है, V का है। तो पावर कितना आ गया, पावर P इज इक्वल टू आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। तो अगर हम इतना ही पावर एक्स्ट्रा दे देंगे उसको बाहर से, तो जो वायर की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने मोशनल EMF के बारे में सारी बातें बता दी हैं जो भी हो सकता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।